नमस्कार। मैं सुनील मिश्रा एडवोकेट अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से कुछ लोग कह रहे थे कि सर बताइए 125 सीआरपीसी क्या है, और हम पत्नी ने मुकदमा कर दिया है, कोर्ट से सम्मन आ गया है कि 125 सीआरपीसी के अंदर क्या होने वाला है। तो बार बार वो लोग कह रहे थे कि साहब थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी के मामलों में इस समय फंसे हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा जागृत कीजिए या फिर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाता है ताकि जानकारी उन्हें भी मिलेगी और उनके जैसे और भी कोई जानना चाहता हो या इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो भी उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। भाइयों, 125 सीआरपीसी या मुकदमा पत्नी या बूढ़े माता पिता या फिर अविवाहित बच्चे जो है वो भरण पोषण के लिए मुकदमा कर सकते हैं। इसके अंदर अगर पत्नी जो है वह अगर कोई उसका इनकम का सोर्स नहीं है और वह जाकर अपने पिता के यहाँ रह रही है या पति ने उसे अपने घर से निकाल दिया है, तो ऐसे में पत्नी जो है भरण पोषण के लिए वो मुकदमा कर सकती है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि पत्नी जो है वो नॉर्मली मुकदमा करती है, कोर्ट जो है पति को सम्मन भेजता है। सम्मन के बाद पति जो है कोर्ट में हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद वहाँ पर उसने पत्नी ने 2 केसेस फाइल किए रहते हैं। एक उसका मूल फाइल के रूप में चलता है और दूसरा इंट्रीम जो है इंट्रीम फाइल के रूप में चलता है। इंट्रीम फाइल के लिए जब ये पति कोर्ट में पहुँचता है अपने वकील के साथ, तो ये जो पति है इसका वकील जो है वो नॉर्मली जो पत्नी ने कोर्ट में केस किया है उसके लिए उसे मतलब कि उस केस की एक कॉपी जो पति है उसके वकील को कोर्ट से मिलती है। उसे पति का वकील जो है वो उस केस पेपर को स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद वह क्या करता है कि उस पर क्या क्या जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि नॉर्मली पति ने मुझे घर से निकाल दिया या पति जो है मुझे मारता पीटता था या फिर नॉर्मली पति मुझे सताता था, जो भी हरेसमेंट के बारे में उन्होंने आरोप लगाया है पत्नी ने, उसमें पति का क्या कहना है, पति का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके लिए जो है उस चीज़ों को उस पर अपना क्या उसको सफाई देनी है या उस पर क्या जवाब देना है। पति का जो वकील है वो उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट, जिसको WS रिटन स्टेटमेंट जो है वो तैयार करता है। उस पर जो है पति जो है उसका मतलब नॉर्मली सिग्नेचर वगैरह लेके कोर्ट में फाइल कर देता है। अब ये तो हो गया कि पत्नी ने जो केस किया था उसके ऊपर इसका क्या जवाब है, ओके। या फिर नॉर्मली आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो इंट्रीम उसने एक्चुअली कैसे होता है, पत्नी एक इंट्रीम एप्लीकेशन भी लगाती है। इंट्रीम एप्लीकेशन का मतलब ये है कि साहब जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक हमारे भरण पोषण के लिए कुछ राशि कोर्ट से हमें पति के द्वारा दिलाई जाए, क्योंकि जब कोर्ट के केस में चलने में साल 2 साल 3 साल का समय लग सकता है या उससे कम या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है, तो तब तक पत्नी का भरण पोषण कैसे हो, इसके लिए नॉर्मली वो इंट्रीम एप्लीकेशन भी लगाती है कि साहब जो मूल हमारा एप्लीकेशन है वो जब डिसाइड होगा तब डिसाइड होगा, लेकिन जब तक ये केस मूल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता है तब तक के लिए हमें जो है इंट्रीम राशि दिलाई जाए। अब इंट्रीम राशि के लिए क्या होता है, उस पर पति की तरफ से जो वकील है वो अपना WS देता है। उसके बाद नॉर्मली क्या होगा कि इसके बाद कोर्ट में पत्नी की तरफ से इंट्रीम एप्लीकेशन और पति के वकील की तरफ से उसका जवाब W रिटर्न एप्लीकेशन, रिटर्न स्टेटमेंट, ये जमा हो जाता है। जमा होने के बाद कोर्ट कहता है कि भाई ठीक है, अभी तो दोनों एक ने आरोप लगाया, दूसरे ने उसका जवाब दिया, ये तो ठीक है, अब नॉर्मली आप लोग आर्गूमेंट जो है इस पर कीजिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों वकील जो है रिटर्न आर्गूमेंट का देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ओरल आर्गूमेंट देते हैं। कभी कभी कोर्ट की सहमति लेकर, कोर्ट का परमिशन लेकर कुछ वकील जो है अपना रिटर्न एप्लीकेशन भी दे देते, रिटर्न जो है आर्गूमेंट भी सबमिट कर देते हैं और दूसरा और भी साथ में ओरल आर्गूमेंट भी करते हैं। अब दोनों तरफ के वकीलों ने अपना रिटर्न आर्गूमेंट दिया है या फिर ओरल आर्गूमेंट किया, उसके बाद क्या होगा, अब ओरल आर्गूमेंट हो गया
या फिर रिटर्न आर्गूमेंट सबमिट हो गया, ओरल आर्गूमेंट भी हो गया। अब इसके बाद कोर्ट क्या करता है, कोर्ट देखता है कि भाई ये जो आर्गूमेंट हुए या जो जवाब वगैरह आए उसके अंदर नॉर्मली पहला तो ये कंसेप्ट है कि क्या इस व्यक्ति की वो पत्नी है या नहीं है, हाँ लीगली वेटेड वाइफ है या नहीं है। अगर वो पत्नी है उसकी, अगर पत्नी है तो फिर दूसरा चीज़ ये देखते हैं कि क्या उस पत्नी का इनकम का सोर्स कुछ और है क्या। अगर उसकी इनकम का सोर्स कुछ और है, भरण पोषण का जरिया कुछ है, तो ऐसे सिचुएशन पे नॉर्मली उसे जो है ये दिलाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर सपोज फॉर एग्जांपल भरण पोषण के लिए दूसरा कोई जरिया नहीं है, तो ऐसे में नॉर्मल भरण पोषण के लिए कोई दूसरा जरिया नहीं है, तो कुछ राशि जो है वो पति की तरफ पति से कोर्ट दिलवाती है, कहती है, ऑर्डर करती है कि भाई हर महीना आपको इतनी राशि देनी होगी। ये डिपेंड करता है पति के इनकम के ऊपर। अगर पति का इनकम बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि नॉर्मली पत्नी का भी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वैसा रहा होगा, इस कारण से नॉर्मली थोड़ी सी मेंटेनेंस की राशि ज़्यादा होती है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल पति का इनकम कम है, इनकम का सोर्स कम है, तो इसके हिसाब से राशि डिसाइड की जाती है। ये राशि डिसाइड होने के बाद यानी इंटरिम एप्लीकेशन जो है उस पर डिसीजन होने के बाद फिर मूल फाइल चलना शुरू होता है। मूल फाइल जब चलती है तो फिर डिसाइड होता है कि भाई पति ने हरेसमेंट किया था कि नहीं, पत्नी जो थी वो उसकी गलती थी या पति की गलती थी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नियां क्या करती हैं कि पति के पिता को, पति के मम्मी को, पति के बहन को, सबका नाम कोर्ट वगैरह में डाल देती हैं या फिर बता देती हैं कि भाई इन लोगों ने हरेसमेंट किया है। तो ऐसे में नॉर्मली भाई अभी जो ये कोर्ट में आया है इसमें सबको मतलब इसमें नॉर्मली सबको तरफ जवाब देना पड़ेगा, एविडेंस भी लगेंगे। अगर एविडेंस वगैरह भी वो मतलब इसमें पत्नी देती है तो पत्नी के फेवर में केस जाता है। अगर पति एविडेंस देता है कि भाई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती है या मैं मतलब गरीब हूँ इस कारण से वो नॉर्मली वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही है, या फिर नॉर्मली उसका कुछ दूसरा नॉर्मली बिहेवियर है, जस्ट XYZ जो भी है, तो इसमें जो अपने एविडेंस दे देते हैं। अगर सपोज पति की तरफ से एविडेंस अच्छे आज पति की तरफ से एविडेंस अच्छे आ जाते हैं कि भाई पत्नी की ही गलती है, पत्नी है, हमें तो उसको भरण पोषण करना चाहता हूँ, उसके साथ जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ, लेकिन वो रहना ही नहीं चाहती है। उसका जो है वो क्योंकि मैं कहती है कि अपने माता पिता को छोड़कर जो है अकेले जाके रहो, जो कि मैं कर नहीं सकता, इसलिए नॉर्मली ये इसने झूठा आरोप लगाया है। जो भी XYZ है, अगर पति के तरफ से एविडेंस अच्छे आ जाते हैं तो उस कंडीशन में पति जो है वो केस में सक्सेस होता है। अगर पत्नी की तरफ से एविडेंस आ जाते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, उसने हमसे रिश्वत मांगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, तो उसमें एक्चुअली कैसे है कि अगर ये आ जाता है कि नॉर्मली पति ने क्या किया, दहेज मांगा था, या पत्नी जो है शराब पी के मारता था, या फिर नॉर्मली पति जो है सताता था, या पति जो है इंसल्ट करता था, छोटी छोटी बातों के लिए ताने मारता था, ये सब चीज़ें अगर सपोज फॉर एग्जांपल पत्नी ने हरेसमेंट दिखाया, पत्नी ने ये एविडेंस दिया कि भाई इसने नॉर्मली दहेज के लिए घर से निकाल दिया, या फिर नॉर्मली लड़की पैदा हुई इस कारण से नॉर्मली इसने मुझे परेशान किया, अगर इस तरह के कुछ एविडेंस वगैरह वो दे देते हैं तो इस और पति जो है अपने फेवर में एविडेंस नहीं दे पाता तो पत्नी सक्सेस होती है। तो कोर्ट में जो है नॉर्मली ये चीज़ें हैं कि अगर एविडेंस है और आप सही बोल रहे हैं, आप सत्य के लिए न्याय मांगने गए हैं या फिर अपना बचाव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सफलता के चांसेस हैं। और उसके अलावा नॉर्मली बस ये है कि हमारा तो ये कहना है कि भाई पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इनको साथ में चलना चाहिए। और छोटे मोटे जो है झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन अगर सपोज़ इन झगड़ों को जो है मतलब समझ लिया जाए या कुछ लोगों को बैठा कर वहाँ समझौता हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और नहीं हो रहा है तो कोर्ट के थ्रू जो है अपना न्याय मांग सकते हैं 125 CRPC के अंतर्गत। पत्नी जो है, और इतना ही नहीं, केवल अगर सपोज पत्नी बहुत इनकम कमा रही है, पत्नी अगर इनकम कमा रही है तो उस कंडीशन में पति को भरण पोषण देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पत्नी के जीवन निर्वाह के लिए कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, भरण पोषण का कोई भी जरिया नहीं है, तो ऐसे में पति जो है वो मतलब पति को लायबल है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपनी पत्नी के लिए भरण पोषण देना पड़ेगा। 125 CRPC के अंदर यह मुक्ता भरण पोषण के बारे में बताता है। और
इसके अंतर्गत ऐसा है कि नॉर्मली कोर्ट के जब तक केस चलता है तो भरण पोषण देना है। उसके अलावा जब कोर्ट डिसाइड होगा तो उसमें पता चलेगा कि नॉर्मली कौन इसमें सही था, कौन गलत था, किसके फेवर में डिसीजन गया, किसके फेवर में नहीं गया। ये जज महोदय जो है जो वहाँ पर मतलब वो देखेंगे, जो उनके पास एविडेंस आएंगे, जो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन करेंगे वो, या फिर जो भी जो डिसीजन लेंगे वो उसके ऊपर डिसाइड होता है। तो मेरे ख्याल से यह आपका आज का वीडियो जो है 125 CRPC के अंतर्गत आपको एक छोटी सी जानकारी दी है, और इससे मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर तो इस जानकारी मिली होगी, और इससे आपका जो है इन्फॉर्मेशन ये 125 CRPC के बारे में मिला होगा, और आप लोगों को इनके ये चीज़ें कानून की जानकारी हो। और उसके अलावा नॉर्मली आप क्या सही है, किस हिसाब से हमें नॉर्मली आगे के स्टेप लेने हैं, कैसे हमें कानून के अंतर्गत हमें जो है अपने एविडेंस को देने हैं, अपने बात को रखनी है, इस सब की जानकारी देने की मैंने कोशिश किया। धन्यवाद।